जय हिंद साथियों। क्या हाल है? मस्त। आज हम फिर से आप लोगों के लिए डिस्कस कर रहे हैं सेट 9। और यह सेट जो है एसएससी सीजीएल का लिया गया 2024 के पेपर का है। उम्मीद करते हैं कि आप पिछले 8 सेट को आप अच्छे से देख लिए होंगे, समझ गए हों। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रवीण मैथ्स क्लासेस पर। और स्वागत है आपके 8वें सेट में। पहला सवाल देखिएगा। यह सवाल जो है डीआई का, किसका है? डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है, डीआई का। थोड़ा सा सवाल, पहला ही सवाल डीआई का है, तो हो सकता है कि बहुत लोगों को पल्ले ना पड़े, लेकिन कोशिश करेंगे भरपूर कि आपको समझा दे। देखो, कह रहा है यहां से एक डाटा देगा, इस पर सवाल है निम्नलिखित तालिका 5 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 100 में से दर्शाता है। ठीक है, जो भी है भौतिकी 100 अंक का, सब सब्जेक्ट जो है 100 अंक। उसमें तरुण को इतना प्राप्त, रोहित, मोहित, शोभित इतना प्राप्त हुआ है। कह रहा है सभी विषय को मिलाकर 79% अंक किसने प्राप्त किया? 79% अंक कौन लाया है? यहां से देखो, सबसे पहला हमारे सामने में है तरुण। चेक करते हैं कि कितना अंक लाया है। 5 और 5 10, अब 5 15, 15 का 5 हाथ में एक, 6 और 1 7, 7 और 8 15, 7 15 7 22, 22 और 8 30, 30 और 9 39। अरे हाँ, है ना? तो ये 395 लाया है। कितने में? पूरा अंक हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 500 में। 500 में परसेंट में निकालना है तो क्या करेंगे? 100 से गुना करके प्रतिशत लगाएंगे। हाँ या ना? आप बोलेंगे जी सर। देखो, 0 से 0 कटेगा क्या? 0। 5 से कटेगा 5 सते 35, बचेगा 4, 5 नमा 45। ये तरुण ही 79% लेके आया। तरुण किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी, सवाल का उत्तर। अगर पहला हमको तरुण नहीं मिलता तो फिर हमको कौन चेक करना पड़ता? रोहित चेक करना पड़ता। अगर रोहित भी नहीं मिलता तो मोहित चेक करना पड़ता। मोहित भी नहीं मिलता तब सुमित चेक करना पड़ता। अब बोलते कि सर शोभित क्यों नहीं चेक किए? क्योंकि शोभित ऑप्शन में नहीं है, इसलिए। क्लियर है? आ जाओ, एकदम आराम से चलेंगे, सब बात समझ। देखिएगा, एक बल्ले का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75%। पहला लाइन का मतलब समझो। बल्ले का जो क्रय मूल्य है उसके अंकित मूल्य का कितना है? 75%। अंकित मूल्य 100 मान लेते हैं तो कितना होगा? 75। 100 का 75% निकालेंगे 75। 15% छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना करें। बताइए छूट किस पर दिया जाता है? छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पर। कितना छूट देगा? 15%। अंकित मूल्य है कितना? 100। 100 का 15% छूट देगा, 15 छूट होगा, बेचेगा कितना में? 85 में। मतलब है कि वह 100 क्रय मूल्य कितना है? लाभ निकालना है। क्या निकालना है? लाभ निकालना है। तो आप बोलेंगे क्रय मूल्य कितना? 75, विक्रय मूल्य कितना? 85। तो लाभ बराबर होगा, लाभ प्रतिशत बराबर होगा 10। अरे 75 का समान 50, 10 का लाभ कितने पर? क्रय मूल्य 25, 75 इंटू में 100 और परसेंट। बस कहानी निपट गया। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 10 चौका 40, 40/3, 13.33% हो। 13 तिया 39 और 3 3 आ जाते हैं हम अगले सवाल। एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है। लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम मान लेते हैं 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम होता है और 1000 ग्राम का क्रय मूल्य 1000 रुपया मान लिए क्रय मूल्य है, एक सीपी। लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, इसका मतलब है कि वह बेच रहा है कितना में? बेच रहा है 1000 रुपया में। अरे है ना, 1000 में बेच रहा है। लेकिन क्या कर रहा है? 1 केजी के लिए 827 ग्राम नकली वजन का उपयोग करता है। मतलब वो कह रहा है कि हम 1000 ग्राम दे रहे हैं, 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन वो नकली वजन कर रहा है कितना? 870 ग्राम। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि वह 870 ग्राम का मतलब है कि 870 रुपया का सामान, 870 रुपया का सामान वो बेच कितना में रहा? 1000 में बेच रहा है। तो आप क्या कहेंगे? यहां से 0 से 0 काट लीजिए। 87 का सामान वो 100 में बेच रहा है, तो 13 का लाभ है कितने पर? क्रय मूल्य कितना आएगा? 87। 100 पर कितना आएगा? बस कैलकुलेट कर दीजिए। ये 1300 बटे में 87 आ जाएगा, 1300 बटे में 87। ठीक है, अगर हम इसको भाग लगाएंगे तो लगा लीजिए 1300 में आप 87 से भाग लगा लीजिए। 1300 में 87 से भाग लगा लीजिए। 87 कम 87 आएगा, यहां से आएगा 3, 10 में से 7 गया 3 और ये बच जाएगा 12, 43, 0।
87 लगभग जो है 15% के करीब आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। 15 से ज्यादा नहीं होगा, 15 से जस्ट थोड़ा सा कम उत्तर हो जाएगा। यह एक सवाल परसेंटेज का है, और यह परसेंटेज में कौन से टाइप वाला है तो हम बता देते हैं कि यह जो चुनाव वाला है, इलेक्शन वाला जो होता है ना, बहुत मजेदार सवाल हमको लगता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी मजा आता होगा इलेक्शन वाला सवाल को देख के, क्योंकि बहुत मजा आता है, कॉन्सेप्चुअल होता है थोड़ा सा। क्लियर है? चलिए हम इसको समझते हैं और बहुत आसानी से एक लाइन में हम इस सवाल को निपटा देंगे। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको दिख रहे होंगे। थोड़ा सा हम जगह इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा जगह की आवश्यकता होती है। चलिए देखिएगा, समझिएगा, पहले सवाल को समझिए, क्योंकि सवाल को समझना बेहद जरूरी है। एक उम्मीदवार, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में Y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। जितना भी उम्मीदवार है उसमें से Y% दिया ही नहीं। डाले गए मतों में से 10% अवैध। अब जितना डाला उसमें से 10% अवैध हो गया। 10% क्या हो गया? अवैध हो गया। सभी वैध मतों में से किसी एक पक्ष में जबकि सभी वैध मतों दोनों उम्मीदवार में से किसी एक के पक्ष में पड़े। क्लियर है? जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 59.375% मत मिले उसे 2484 मतों से निर्वाचित घोषित किया गया। यदि चुनाव में मतदान करने वाले पात्र लोगों की संख्या 16,000 है तो Y का मान ज्ञात करिए। सवाल थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे एक लाइन में निपटाए। देखिएगा, आइए समझने का कोशिश करते हैं। कुल कितना है? 16,000। कुल कितना है? 16,000 मतदान करने वाला है। इसमें से Y% किया ही नहीं, Y% ससुराल चला गया या कहीं चला गया, तो ये अपने आप में 100% होगा। Y% अगर ससुराल चल गया तो 100 माइनस Y बचा। अरे है ना? और जितना दिया उसका 10% अवैध हो गया। 10% क्या हो गया? अवैध हो गया। तो वैध कितना होगा? 90% वैध होगा। अरे है ना? अब बोल रहा है कुल वैध मतों में से 59.375% मत मिले उसे इतना से निर्वाचित घोषित किया, मतलब जीत गया। अब यहां से एक चीज समझने वाला है, क्या है, इस चीज को समझिएगा। 59.375% जो प्राप्त किया वह जीत गया, तो हारा होगा वो कितना? वैध का 100 में से 59.375 घटा लीजिए तो आएगा 40.625%, नहीं 40.625%। 100 में से घटा लिए, टोटल वैट जो होगा 100% होगा। जीतने वाला को मिला 59.375, तो हारने वाला को मिलेगा 40.625%। हम पूछेंगे ये कितने से जीता, तो घटा लीजिए। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, आई बच जाएगा 13, 13 में 6 गया 7, ये बच जाएगा 18, 18.75% से जीत गया। 750 है जी, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। 18.75% से जीत गया। अब इसको थोड़ा सा हम भिन्न में बना लेते हैं। हमको पता होता है, परसेंटेज पढ़ते हैं तो 6.25% जो होता है वह 1/16 होता है। 6 तरीक 18, 18.75% जो आएगा कितना आएगा? 3/16, मतलब वैध के 3/16 से जीत जाएगा। तो वैध यही वोट है, 3/16 से जीत जाएगा। और सवाल में कह रहा है कि 2484 से जीत रहा है। देखिए ना, यहां पर बोल रहा है, यहां पर नहीं बोला 2484 मतों जीत। बस अब यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, Y का मान निकल जाएगा। देखिए 2 0 3 0, 1 2 3 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। इस 16 से 16 कट जाएगा, 9 से काटिए, 9 से 9 दूना 18, बचेगा 6, 9 सते 63, बचेगा 5, 9 छक्का 24, 9 3 से काटे, 3 से 3 नमा 27 और 3 दूना 6। 100 माइनस वाई इक्वल्स टू 92 है, तो y का मान कितना आएगा? 100 में से 92 घट जाएगा और 8, आंसर कितना आएगा? 8। वही तो पूछ रहा था, y का मान ज्ञात करिए, वही पूछ रहा। सवाल अच्छा था। आ जाते हम अगले सवाल पर। देखिएगा, एक वस्तु को 550 रुपया अंकित है, यदि इसे 40% छूट पर बेचा जाता, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है? 550 रुपया। 40% छूट पर बेचा जाता है, 40% छूट पर बेचा जाता है, ठीक है। इसका मतलब है 550 के 60% पर बेचा जा रहा हो। अरे है ना,
प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, 5 छः का 30, 5 छः का 3 और 30 और 3 33, मतलब विक्रय मूल्य होगा कितना 330 रुपया। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। इसका मतलब है कि क्रय मूल्य 10 है तो विक्रय मूल्य 11 हो जाता है, और 11 का मान 330 है। 11 का मान कितना है 330 है, तो 1 का मान कितना आएगा 30। अरे क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 10 का मान कितना आएगा 30 नहीं 300। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए इस सवाल के उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल तो नहीं था, लेकिन मुश्किल सवाल नहीं कर सकते। आ जाओ। हाँ, ये साधारण ब्याज का सवाल लग रहा है। मोहन ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 21,679 रुपया चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिससे प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वो दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा। बहुत लाजवाब कॉन्सेप्चुअल सवाल। देखिएगा, पैसा लिया कितना हुआ 4,22,000। पैसा कितना लिया है 4,22,092 रुपया। वो पहला साल लिया शुरू में, 1 साल तक वो पैसा रखा। किस रेट से 20% वार्षिक। तो पहले साल में ब्याज कितना आएगा, फर्स्ट ईयर में पहले ब्याज निकालो, 4,22,092 रुपया का 20% ब्याज आएगा, मतलब 1/5 ब्याज आएगा। कितना ब्याज आएगा 1/5 ब्याज आएगा मेरे प्यारे, समझ रहे हैं बात। तो 1/5 ब्याज आएगा, तो भाग लगा लो ना, 5 से काटेंगे, 5 से इसको जब काटेंगे तो 5 से कटेगा 5 अठे 40, 2 5 चौका 20, 2 5 चौका 20, 5 एकम 5 4, 5 अठे 40, 2 5 चौका 20। पहला साल ब्याज कितना आएगा 84,418.4 रुपये। ठीक है, आगे फिर से प्रथम वर्ष की समाप्ति पर उधार ली गई जितना पैसा लिया था कितना 4,22,092 रुपया। मूल राशि की वापसी के लिए मूल राशि में से 21,669 रुपया दे देता है। कह रहा है भाई 4,22,092 रुपया है ना, इसमें से आप ले लो कितना 21,679 रुपया दे देता है। अब बताइए कि पैसा कितना बचा, तो 12 में से 9 जाएगा 3 आएगा, है ना, ये बचेगा 8, 8 में 7 गया 1 आया, 10, 10 में से 6 गया 4 आया, 1, 1 में से 1 गया 0 आया, अरे हाँ 2 में से 2 गया 0, मतलब कितना आएगा 4,413 रुपया बचा। ठीक है, यदि मोहन दूसरे वर्ष समाप्ति में सभी लंबित, अब दूसरा साल फिर 20% ब्याज लेगा, तो 1/5 ब्याज लेगा, 1 क्या करेगा 5 ब्याज लेगा। तो दूसरे साल में ब्याज निकाल, दूसरे साल में ब्याज कितना आएगा निकाल दीजिए, 5 से कटेगा 5 अठे 40, 0, अरे होगा 5 अठे 40, 1 और 0, 5 अठे 40, 5 अठे 40 है, 5 दूना 10 और 5 छः का 30, 80,52,6 रुपया वह क्या दूसरे वर्ष का ब्याज होगा। अब बताइए दूसरे वर्ष के अंत में कितना देगा, मूलधन कितना लिया था 4,22,092 रुपया मूलधन था, 4,22,092 रुपया मूलधन था, जिसमें से वह लौटा दिया 21,679, तो बचा था कितना 4,413 रुपया उसके मूलधन बचा था। अरे है ना, पहले साल में ब्याज कितना है 84,418 और दूसरे साल में ब्याज है इतना, तो दूसरा साल के अंत में कुल ब्याज कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 4 और 6 कितना आएगा 10, 8 हाथों 10 है 11 का, एक हाथ में 1, 5 5 1 6, 6 और 1 7 हो जाएगा, 4 का 4 आएगा, 4 का 4 आएगा और 8 8 16, ये 2 साल में ब्याज आ गया। बताइए मूलधन बचा था इतना और ये ब्याज है, तो जोड़ दीजिए इसको 1,64,000, 1,64,471 रुपया ब्याज जोड़ दीजिए, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4 आएगा, 7 और 1 8, 4 4 8, 4 6, 5,64,000, 5,64,000 कहाँ कहीं गड़बड़ कर दिए क्या, जोड़ने में गड़बड़ कर दिए क्या, 4 और 6 10 का 0 हाथ में 1, 8 और 2 10 1 11 का 1 हाथ में 1, 5 और 1 6 और 1 7,
7 है। ठीक है, ये आंसर लगभग यही होगा, डी इस सवाल का उत्तर होगा। कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। हो सकता है यहां हमने काटने में गलती कर लिया होगा, हाँ यहां गलती कर लिया, 5 अठे 40 होगा, ये 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, अब जोड़ लीजिए ना, 6 4 10 होएगा, 8 हाथ 2 10, 1 11 का 1 होगा, 8 है 1 9 1, हाँ इसको जोड़ लीजिएगा। इसको जोड़ने में गड़बड़ किया हमने, इसको जोड़ने में हमने गलती किया है। अब इसको जोड़ के और समझिएगा, यहां से क्या कहेंगे, यहां से कहेंगे कि ये आपका मूलधन बचा हुआ है और ये दोनों ब्याज। देखिए ना, 4 और 6, 4 और 6 10 का 0 हाथ में 1 आएगा, 8 हाथ 2 10, 10 11 के 1 हाथ में 1 आएगा, 8 1 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1 आएगा, 0 और 4 और 1 5 आएगा, 0 और 4 4 आएगा, 8 8 16। अब जोड़ दीजिए। अब अगर हम कहें इसको हटा के इसको जोड़ दीजिए तो देख लीजिए, यहां से 1,64,501, अरे है ना, तो 3 और 1 4, 1 5 और 4 9, 4 6 5, 5,64,914। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी सवाल का उत्तर। क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था, अगर आप इसको बेसिक मतलब फॉर्मूला पर करने जाएंगे लेंदी हो जाए। देखिएगा, यह भी एक डीआई का सवाल है और एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में 2 से 3 सवाल डीआई के जरूर रहते हैं। आ जाओ, निम्नलिखित तालिका विभिन्न परीक्षा केंद्र पी क्यू और आर में कुल उम्मीदवार और उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाती। तालिका का अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है? किस वर्ष में सभी केंद्रों पर, किस वर्ष में सभी केंद्रों में अनुपस्थित रहने वाले की संख्या दूसरी सबसे अधिक है? अनुपस्थित रहने वाले जो संख्या है वो दूसरे सबसे अधिक। चलो किस वर्ष, तो हम ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। इसमें ऑप्शन देखिए कि 2020 में जो है, 2020 में पहले देखिए 2020 में कितना अनुपस्थित है, तो ये कुल है, ये उपस्थित है। तो 2020 में कितना है, यहां से पी में है 55 गो कुल, जिसमें 40 गो उपस्थित है, तो 11 गो अनुपस्थित होगा। यहाँ 80 कुल है और 60 गो क्या है, उपस्थित है, तो 14 गो अनुपस्थित होगा। और यहां से 90 है कुल, 85 गो उपस्थित है, तो 5 गो होगा। तो कितना आया, ये आएगा 14 और 11, 25 और 5 30 गो जो है अनुपस्थित है, अब्सेंट है। 2018 में यह डाटा देख लीजिएगा, 2018 में 60 गो कुल है, 64 गो कुल है, जिसमें से 60 गो उपस्थित है, तो अनुपस्थित कितना, 4। 65 गो कुल है जिसमें से 45, तो 20 गो अनुपस्थित है। 65 आ 55 अंतर कितने का, 10 का, तो यहां से 34 गो जो है अनुपस्थित होगा। हाँ, यहां से 30 गो आया। 2017 देख लीजिए, 2017 में 50 कुल जिसमें से 45 उपस्थित है, तो 5 गो अनुपस्थित होगा। अरे हाँ है ना, 75 में से 55, इसका मतलब 20 गो क्या होगा, 20 गो आपका अनुपस्थित होगा। 45 में से 40 उपस्थित है, तो 5 गो आएगा, तो 25 और 5 कितना आएगा, 30 होगा। अब आ जाइए ना, 2019 देख लीजिए, 2019 यहाँ 80 में से 69, 80 में से 69 उपस्थित है, तो 11 होगा। आ जाए 84 में से 72, तो 12 होगा। और यहां से आएगा 70 में से 12 62 है, तो 12 12 12 24 और 11 कितना आएगा, 35। कह रहा है दूसरी सबसे अधिक, ये दोनों 30 30 है, तो तीसरा पर 35 सबसे ज्यादा 34। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 20 सवाल के उत्तर। क्लियर है? आ जाइए अगला सवाल, फिर से डीआई का सवाल है, फिर से डीआई का सवाल है। दी गई तालिका में एक संस्थान में 3 अलग अलग विषयों में 3 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया। ठीक है, मतलब ये 54% लाया है, ये 51 लाया है और ये 75 लाया है। आगे जो है, आगे जो ये 87% लाया है, 79 लाया है, 49 है, 71 है, 78 है और 76। ठीक है, यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इतिहास में न्यूनतम 105 अंक चाहिए, 105 अंक चाहिए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी, अच्छा 105 निकाल लीजिए, इतिहास में कितना चाहिए, 105, और अगर हम परसेंटेज में निकाल लेते, इतिहास है कितने का, 175 का, 100 में अगर हम निकाल ले तो कितना कहेंगे, 25 सते 175 और 25 चौका 100, 7 से कटेगा, 7 से कटेगा 15, 15 चौका 60% जो लाएगा ना वो इतिहास में पास करेगा। 60% जो लाएगा वो इतिहास में पास करेगा। ये कितना लाया है, 54।
अरे है ना, ये कितना लाया है 51 और ये कितना लाया है 75। तो आप बोलिए 54 वाला पास करेगा नहीं, मोहन पास करेगा नहीं, कौन पास करेगा? श्याम। कितने विद्यार्थी हैं जो इतिहास में पास किए? तो आंसर कौन सा होगा? एक। कौन पास किया है? केवल और केवल श्याम पास किया। आ जाओ, यह एक ज्योमेट्री का सवाल लग रहा है। अच्छा हाँ, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा वाला है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का सवाल है। देखिएगा ध्यान से थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। हम एक फॉर्मूला बता रहे हैं जो आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो सवाल नहीं बनेगा। अगर दो वृत्त एक दूसरे से d दूरी पर है, जिसके केंद्रों के बीच की दूरी कितना है? d, और इसकी त्रिज्या है r1 और इसकी त्रिज्या है r2, ध्यान से समझिएगा। तो यहां से एक निकलता है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अरे है ना, ठीक है। और इसका जो DCT होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है? अंडर रूट d² माइनस में r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। अरे है ना, जहां से ये d क्या है? तो यही d इन दोनों केंद्रों के क्या है? बीच की दूरी है। r1 ये होगा और r2 ये होगा। क्लियर है? तो ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये फॉर्मूला से निकलता है। अब आ जाइए, देखिए 22 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त केंद्रों के बीच की दूरी 37 है। त्रिज्या कितना है? 22। एओ का कितना है? 22। दूसरा कितना है? 10। उनके बीच की दूरी डी कितना है? 37 है। इन दोनों वृत्त को सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट रेखा बिंदु MQ है। ये रेखा जो है MQ है। तो आपसे पूछ रहा है रेखाखंड MQ की लंबाई, इसकी लंबाई पूछ रहा है। फॉर्मूला लगा देंगे, अंडर रूट D कितना है? 37। तो 37 का स्क्वायर माइनस में R1 माइनस R2, तो 22 में से 10 घटेगा, 22 में से 10 घटेगा 12, 22 में से 10 घटेगा 12 का स्क्वायर। बस कहानी खत्म। सॉल्व कर लीजिए, a² माइनस b² होगा तो a प्लस बी और a माइनस बी होगा। 37 में 12 जोड़ेंगे तो 49 आएगा और 37 में से 12 घटाएंगे तो 25 आएगा। 49 का वर्गमूल आएगा 7 और 25 का आएगा 5, 7 5 35। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए इस सवाल का उत्तर हो जाए। अगर ये थ्योरी आपको याद नहीं है, ये थ्योरी अगर आपको नहीं पता है, तो उम्मीद कम है कि ये सवाल बनेंगे। ज्योमेट्री का बहुत फेमस थ्योरम है ये। आते हैं अगला टाइप, भरन पाइप P, भरन पाइप Q से 21 गुना तेज। बहुत आसान सा सवाल लग रहा है। P जो है Q से 21 गुना तेज, P जो है Q से कितना है? 21 गुना। मतलब Q का क्षमता 1 है तो P का क्षमता 21 होगा। ये क्षमता के बाद इफिशियंसी। आगे बढ़ते हैं, क्या करता है? यदि Q एक टंकी को 110 मिनट में भर देती है, Q एक टंकी को कितना मिनट में? 110 मिनट। तो टंकी का जो टोटल कैपेसिटी आएगा, Q 1 मिनट में 1 भरेगा तो 110 मिनट में कितना? 110 गुना में 1 इतना भर देगा। दोनों भरन पाइपों को एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय? टंकी कितने का? 110। तो दोनों मिलके P और Q मिलकर कितना देर लगेगा? तो 110 भरना है। और दोनों 1 मिनट में भरेगा कितना? 21 और कितना? 22। अरे है ना, तो 22 पचे 110 कितना? 5 मिनट में टंकी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए सवाल। ये आसान सवाल थे, मुश्किल सवाल नहीं है। आ जाओ, 80 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान समय पर समान दिशा में एक ही बिंदु से 6 मीटर प्रति सेकंड और 12 मीटर प्रति सेकंड के चाल से दौड़ना आरंभ करता है। वह अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे? कितने समय, पुनः कितने समय बाद मिलेंगे? एक ही जगह से दौड़ना शुरू किया। तो एलसीएम एचसीएफ का सवाल देखो। पहला वाला जो है, पहला ए जो है 840 मीटर की दूरी किस चाल से चल रहा है? तो दूरी अबटे में चाल क्या आएगा? समय 14 6 84, 140 सेकंड के बाद हुआ। एक चक्कर कितना में लगा है? 140 सेकंड। दूसरा वाला जो है 840 बटे में 12, तो कितना होगा? 12 7 84, 70 सेकंड में। कितने समय बाद जब पुनः मिलेगा? तो ऐसे सवालों क्या करते हैं, इन दोनों का हम एलसीएम निकाल देते। तो 140 और 70 का एलसीएम कितना आएगा? 140 ही आएगा। मतलब 140वें सेकंड जाके वो मिल जाएगा। क्लियर है? आते हम अगला सवाल, देखिएगा। यह एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बेहद आसान हमको लग रहा है, बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिएगा 88 में हम 8 से भाग देंगे, कितना आएगा? 11। इंटू में k, अब माइनस में 3 तिया कितना आएगा? 9 हो गया। बटे में होगा 6 का स्क्वायर 36। पहले गुना होगा तो 7 5 35, अब प्लस में k स्क्वायर बराबर 1।
ठीक है, तो यहां से आएगा 11 के माइनस में 9, एक में गुना होगा किसी भी संख्या से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 36 में से 35 जाएगा, 1 प्लस में के स्क्वायर। चलिए के का मान निकालना है। कुछ लोग क्या करेंगे, यहां से एक द्विघात समीकरण बनाते हैं। क्या करेंगे, एक द्विघात समीकरण बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे, लेंदी हो जाएगा। ऑप्शन रख लो, के का मान 4 रख के देखो ना, 4 रखेंगे तो 11 चौका 44 में से 9 घटेगा, 44 में से 9 घटेगा आएगा 35, और इधर 4 चौका 16 17, पहला ऑप्शन नहीं होगा। 3 रखेंगे तो 11 तिया 33, 33 में से 9 जाएगा 24, 3 का स्क्वायर 9, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन 1 रखेंगे तो 11 गुना में 1, 11 में से 9 जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो सकता है। 10 रखिए तो 11 दाही 110, 110 में से 9 जाएगा 101 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल के सही उत्तर हो जाए। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। त्रिकोणमिति का सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। देखिएगा पहले समझिए कि यदि a प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री दिया, क्या बोले, इसमें 5-6 पॉइंट होता है, अभी हम एक समझाएंगे। a प्लस बी बराबर क्या होता है 90 डिग्री, तो एक कॉन्सेप्ट होता है cos स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर b बराबर क्या होगा 1, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो देखिए ना, cos स्क्वायर a की जगह कितना है 29, cos स्क्वायर b की जगह कितना है 61, क्या जोड़िए तो 29 और 61 को जोड़ेंगे तो क्या 90 होगा, कि हाँ सर 90 है, मतलब ये a प्लस बी कितना 90 है, तो ये a स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b बराबर कितना होगा 1, सवाल उत्तर क्लियर है। आते हैं हम अगला सवाल, देखिएगा दो शंकुओं की त्रिज्या का अनुपात 2:5 है और उसके आयतन का अनुपात 3/5, इसकी ऊंचाई का अनुपात। समझिएगा अगर हम V1 मान लेंगे आयतन, V2 आयतन मान लेंगे, तो यहां से क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू में H1 R1 और H1, यहां से पाई R2 का स्क्वायर इंटू में H2 होगा, हाँ या ना। ये सब बात हम इतना समझा रहे हैं इसलिए ना, क्योंकि आपको हम यह मान के चलते हैं कुछ नहीं आ रहा है, आ रहा होगा, हमको मेरा समझाना काम है। 3/5, 3/5 आएगा R1 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, इंटू में H1 निकालना है, बटे में R2 कितना है, त्रिज्या का अनुपात 5, 2:5 था, तो 5 का स्क्वायर 25, इंटू में H2, यही तो निकालना है। कटेगा क्या, 5 एकम 5 पचे 25, तो ये 5 दिया 15, अब बटे में 4, तो H1 बटे में H2 कितना आएगा, H1 बटे H2 आएगा 15 बटे में 4, तो आंसर हो जाएगा 15:4। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। ऊंचाई का अनुपात H1:H2 आ जाएगा 15:4। आगे आ जाइए, यह एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सरल कीजिए, देखिएगा। चलिए हम देखते हैं, सवालों को समझ में आएगा। एक्स क्यूब, अच्छा एक चीज हमको यहां से दिख रहा है, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ 125 है, तो क्या ये 3a² भी या 3ab², हाँ ये पूरा को अगर ध्यान से देखिए, ये पूरा वाला देखिएगा तो ये x प्लस 5 का होल क्यूब है, a क्यूब प्लस में 3a² b प्लस में 3ab² इंटू में क्या प्लस में 5 का क्यूब है, a प्लस b का होल क्यूब ऊपर में, नीचे में देख रहे हैं तो x² माइनस 25 है, तो x² माइनस में 5 का स्क्वायर इंटू में क्या है x माइनस 5, यहां से x प्लस 5 का होल क्यूब है, अब बटे में x² माइनस 5 का स्क्वायर है, तो x प्लस 5 होगा इंटू में x माइनस 5 होगा, इंटू में x माइनस 5, अरे हाँ है ना। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो x माइनस 5 से x माइनस 5 कट जाएगा, इससे एगो ई कट जाएगा तो बचेगा 2, 3 था तो एगो कट गया, तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर कौन सा होगा, x प्लस 5 का होल स्क्वायर होगा x² प्लस में 10x प्लस में 25, इस सवाल के सही उत्तर हो जाए। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि आप इतनी बातों को समझ गए। अलजेब्रा का यह सवाल था। आ जाते हैं अगला सवाल, फिर से त्रिकोणमिति का सवाल है, और यहां पर फिर से कॉन्सेप्ट का जरूरत होगा कि a प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री है तो आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर a प्लस में साइन स्क्वायर b बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर a प्लस में साइन स्क्वायर b बराबर 1 हो। चलिए देखिएगा, साइन स्क्वायर 30, ये तो 30 का मान पता होता है, साइन 30 का मान होता है कितना, या ऐसे करो, साइन स्क्वायर 30 और प्लस में साइन स्क्वायर 60,
साइन स्क्वायर 30 प्लस में साइन स्क्वायर 60 कितना होगा 1 होगा क्या? क्यों? क्योंकि 30 और प्लस में 60 कितना आएगा 90। तो साइन स्क्वायर ए की जगह 30 था और बी की जगह कितना था 60, 1 हो गया। चलिए अब देखिए दूसरा देखते हैं, जुगाड़ भिड़ाते हैं। यहाँ से साइन स्क्वायर 40 है, यहाँ से साइन स्क्वायर 50 है, माइनस में है, तब माइनस कॉमन कर लेंगे तो साइन स्क्वायर 40 होगा प्लस में साइन स्क्वायर 50, तो ई भी 1 हो जाएगा। ई भी क्या आ जाएगा +1, +1 -1 -1 हो जाएगा। मतलब यहाँ से ये कितना होगा -1 हो गया। आ जाइए अब हम किसको भिड़ाते हैं, किसको देखिएगा, माइनस साइन स्क्वायर 55 और माइनस में साइन स्क्वायर 35 है, तो ये भी -1 हो जाएगा। हो गया। अब कौन बचा, साइन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 45, तो ये भी कितना आएगा 1 होगा। 45 और 45 90 होता है ना, लेकिन ये 1 इससे कटेगा, ये 1 इससे कटेगा, मतलब आंसर क्या बचेगा 0। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। बोलो बात क्लियर हुआ कि नहीं? आ जाओ अगला सवाल। ये नंबर सिस्टम का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा k का मान हो सकता है जिससे कि संख्या ये 6 से विभाज्य हो? 6 से विभाज्य का नियम क्या जानते हैं? 6 से विभाज्य का नियम क्या जानते हैं कि संख्या 2 से भी कटे और 3 से कटे। अरे है ना। अब 2 का नियम पहले लगाओ, तो अगर इकाई के अंक पर 2 रखेंगे तो 2 से कट जाएगा, 4 रखेंगे तो भी कटेगा, 6 रखेंगे तो भी कटेगा, 0, मतलब कोई भी ऑप्शन रखेंगे 2 से कट जाएगा। 3 से कटने का नियम देखो, 2 1 7 9 2 4 के, यही है ना। 3 से भाग लगे, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 2 1 3 कट गया, 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया। जोड़ने पर 4 में कितना जोड़े, के के जगह कितना रखे कि 3 से कट जाए, तो बोले 4 में सर 2 जोड़ दीजिए। कितना जोड़ दीजिए 2, तो 4 और 2 6, 3 से कट जाएगा। अब 2 रखेंगे तो 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट गया, तो किससे 6 से कट जाएगा, और ऑप्शन कौन सा होगा, डी इस सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। आते हैं हम अगला सवाल देखिएगा, फिर से त्रिकोणमिति का सवाल है। त्रिकोणमिति का सवाल तो जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई, सीजीएल है, और आप जानते हैं ऐसे सीजीएल में एडवांस मैथ सबसे ज्यादा पूछा जाता है। समझ रहे बातों? आइए पहले देखते हैं, कॉस थीटा का मान इतना, कॉसेक थीटा का मान इतना दिया हुआ है, कॉसेक थीटा दिया हुआ है, कॉसेक थीटा जो दिया हुआ है वह 5/3 दिया। यहां से हम क्या देख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर जो होता है वो तो कर्ण बटे में लंब होता है। कर्ण बटे में क्या होता है, लंब। तो यहाँ से आधार निकाल सकते हैं क्या, तो हाँ, 5 3 दिखा तो हमको तुरंत दिखना चाहिए 4, 5 3 दिखा तो तुरंत दिखना चाहिए 4। चलिए अब इसको सॉल्व, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। इनटू में है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, और इनटू में है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अरे है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अरे हो गया, बस कहानी खत्म है। तब तो इस सवाल बनाने का जरूरत नहीं, इससे ये गुनाहों के खत्म। tan इंटू में cot 1 होता है। अब बताइए इसको भी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी, हम तो सवाल पूरा नहीं पढ़े थे, इसको भी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, कॉसेक थीटा कितना है 5/3, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25/9। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी सवाल, उत्तर खत्म। सवाल बस भटका रहा था आपको। चलिए देख लीजिएगा, ये फिर ज्योमेट्री का सवाल है। आप क्या देख रहे हैं कि इसमें अधिकतर जो सवाल है वो एडवांस मैथ का है मेरे भाई। समझ रहे बात हो ना। कुछ लोग एडवांस नहीं पढ़े होंगे, सीधे वीडियो को छोड़ेंगे, भाई क्या पढ़ा रहे हैं सर, नहीं समझ में आ रहा। ये उन्हीं को समझ में आ रहा होगा जिनका एडवांस मैथ पर थोड़ा सा पकड़ होगा। क्लियर है? चलिए देखिएगा, मान लीजिए कि ओ वृत्त का केंद्र है। ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। ओ जो है वृत्त का केंद्र है। ए बी और सी डी केंद्र के समान भुजा पर 2 समांतर जीव है। अच्छा, यहां से समान भुजा नहीं बोलना चाहिए, एक ही तरफ बोलो। ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है, और एगो ए बी है और एगो क्या है, सी डी। कौन क्या है, लंबाई से पता चलेगा। 2 जीवाएं हैं, ए बी और सी डी, केंद्र की समान भुजा पर 2 समानांतर, समान भुजा नहीं होना चाहिए, समान केंद्र के एक ही तरफ 2 समानांतर जीवाएं। ओपी ए बी पर लंब है। अच्छा, ओपी जो है, ओपी ए बी पर लंब है और ओ क्यू सी डी पर लंब। ए बी बराबर 7 है, इसको हम ए बी मानेंगे, और सी डी बराबर 24 है, तो इसको सी डी मानेंगे।
अब कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा क्यों? हम कहेंगे भाई देखो, जैसे 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 हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ जब केंद्र से होकर जब जीवा गुजरता है ना तो वही व्यास होता है, और सबसे बड़ी जो जीवा होती है, सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास ही होता है। तो ये नीचे है तो छोटा होगा, जितना नीचे जाएगा उतना छोटे होते जाएगा। तो 10, ए बी कितना था 10। अब देखिएगा ओपी जो है, ओपी ओपी सीडी पर लंबवत है, ओपी जो है वह सीडी पर लंबवत है, ओपी जो है वह सीडी पर लंबवत है, और ओ क्यू जो है, ओपी जो है ए बी पर लंबवत है, सॉरी ओपी जो है वह ए बी पर लंबवत है, यहाँ पी होगा, और ओ क्यू जो है, ओ क्यू सी डी पर लंबवत है, ओ क्यू जो है वह सी डी पर लंबवत है, ओ क्यू है, ठीक है, सी डी पर लंबवत। पी क्यू 7 है, मतलब ये जो दूरी है मेरे भाई, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है वह 7 दिया हुआ, ठीक है। तो वृत्त का व्यास निकालना है। चलो बहुत मजेदार सवाल है, समझना जरा। अब अगर हम यहां से यहां मिला दिए और यहां से यहां मिला दिए तो ये दोनों वृत्त की त्रिज्या ही होगी। अरे हाँ है ना। अब इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो इस त्रिभुज में देखिए, अच्छा ए बी कितना है, ए बी 10 है, तो ये 5 होगा, ये 5 होगा। अब ऐसा क्यों कहेंगे, क्योंकि केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला जाता है वह जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है ना। तो अब यहां से अगर हम समझेंगे कि ये 5 और ये पूरा है 24, तो ये कितना आएगा 12 और 12, है ना। ऐसे जिसको इसका शॉर्टकट पता है तो तुरंत कहेंगे ये 12, 5 है, ये 12 है, तो त्रिज्या 13 आएगा, और 13 आएगा तो ब्याज जो आएगा 26। सवाल के उत्तर खत्म। लेकिन ये किसके लिए है, जो इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर जानते हैं। आ जाओ देखो, अगर हम इस त्रिभुज में आए, इस त्रिभुज में देखिए ना, इस त्रिभुज में आए तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा आर स्क्वायर। अरे हाँ है ना। अगर हम इस त्रिभुज में आएंगे, इस त्रिभुज में आएंगे तो क्या आएगा, x प्लस में 7 का होल स्क्वायर, x प्लस में 7 का होल स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 25, प्लस में 5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा आर स्क्वायर, और ये सब आर स्क्वायर है तो सब बराबर ही होगा। अब यहां से सॉल्व कर लेंगे ना तो उत्तर आ जाएगा। देखिएगा ना, आपको एक बात बताते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144 बराबर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में 49 प्लस में 25। अरे होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 49 प्लस में 25, 74 इधर आके घटेगा तो 144 में से 74 घटेगा बराबर 14x आएगा। तो x का मान कितना आएगा, ये 70 बटे में 14, 70 बटे में 14 कितना आएगा, x का मान आएगा 5। x का मान 5 आएगा, x का मान 5 आएगा। तो अगर हम x के जगह 5 रखेंगे तो इस त्रिभुज में जरा देखिए ना, ये 12 है, ये 5 है, तो त्रिज्या कितना आएगा 13, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, और त्रिज्या 13 आएगा तो इसका व्यास कितना आएगा 13 दूना 26। इस सवाल के सही उत्तर होंगे। बहुत रिपीटेड सवाल है मेरे भाई, बहुत रिपीटेड सवाल है, और ज्योमेट्री जो लोग पढ़े होंगे वही समझे होंगे, ऐसे इस सवाल को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ये फिर से एक बार ज्योमेट्री का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है। सर्वांगसम है, इसका मतलब है, समझिएगा, सर्वांगसम मतलब होता है सब चीज बराबर होगा। देखिए, इसके आधार और ऊंचाई समान हो, नहीं, इसके आधार और ऊंचाई समान हो उससे त्रिभुज नहीं पता चलेगा कि ये सर्वांगसम है कि नहीं। बोलेंगे दोनों त्रिभुज आधार और ऊंचाई समान है, आधार और ऊंचाई समान है तो क्षेत्रफल समान हो सकता है, क्षेत्रफल समान हो सकता है, लेकिन इससे सर्वांग सभी अंग समान होने चाहिए, एंगल सब चीज समान होने चाहिए। नहीं, दो त्रिभुज की एक भुजा और एक कोण बराबर, दो त्रिभुज की एक भुजा और एक कोण नहीं, एक भुजा और एक कोण नहीं। अगर दो भुजा और एक कोण होता तो SAS प्रॉपर्टी से हो जाता, पर है ना, इनकी दो भुजा बराबर और परिमाप समान। हाँ, ये काफी होगा, दो भुजा बराबर हो और परिमाप समान हो, इसका मतलब त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर है, तीनों भुजा बराबर हो जाएगा तो हो जाएगा। आ जाइए, ये तो बहुत आसान सवाल है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटे में x प्लस 3 है, इसका मान निकालना है, तो आप भी कर सकते थे। देखिए ये 9 है ना, 9 को आप 3 का स्क्वायर बोल सकते हैं, तो बोलिए हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी होगा इंटू में ए माइनस बी, बटे में आएगा x प्लस 3, एक्स प्लस 3 से x प्लस 3 कट जाएगा, आंसर आएगा x माइनस 3 उत्तर। क्लियर है। आ जाते हैं हम अगला सवाल। हाँ, यह जो है सिक्का वाला सवाल है और थोड़ा सा अच्छा सवाल है, देखिएगा।
आर 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों को पी को 100 रुपए का भुगतान करता है। मतलब समझे कि आर एक आदमी का नाम है, 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपए के सिक्के में पी को 100 रुपया का भुगतान, 100 रुपया हम किसी को दे रहे हैं, जिसमें सिक्का कौन कौन होना चाहिए, 5 रुपया वाला, 2 रुपया, 1 रुपया। भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या कितना है, 40 है। तो भुगतान में 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। सवाल तो बहुत मजेदार लग रहा है। चलो आते हैं, हम समझते हैं इस सवाल को, देखिएगा। और भाई आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो सवाल है सब हम जान के मुश्किल मुश्किल क्रिएट किए, नहीं भाई, ये एक सेट का सवाल है। और आप देख सकते हैं सीजीएल में कि कैसे सवाल पूछते हैं। आ जाओ समझते हैं जरा कहानी। 5 रुपया वाला सिक्का जो है आप एक्स मान लीजिए, 2 रुपया वाला वाई मान लेते हैं और 1 रुपया वाला जेड मान लेते हैं। सिक्कों की संख्या कितना है, 40 है। इसका मतलब तीनों को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा, 40 के बराबर। अरे हाँ है ना। अब 5 रुपया वाला सिक्का एक्स माने तो एक सिक्का जो है एक्स का होगा, तो 5 सिक्का कितने का आएगा, 5x का मूल्य हो गया। अरे हाँ है ना। 2 रुपया वाला का वाई माने हैं तो एक सिक्का का मूल्य 2 रुपया, तो वाई सिक्का का मूल्य कितना आएगा, 2y। और जेड, 1 रुपया वाला सिक्का का जेड माने हैं, जेड संख्या है, तो एक सिक्का का कीमत जेड, तो जेड का जेड आएगा। बराबर कितना आएगा, कुल मूल्य है कितना, 100 रुपया। कुल मूल्य कितना है, 100 रुपया, है ना। इसमें से इसको घटाइए, माइनस 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 करिए, समझिएगा थोड़ा सा तरीका। अब हम 5x में से x घटेगा तो कितना आएगा, 4x। 2y में से y घटेगा कितना आएगा, y। जेड से जेड कट जाएगा तो 100 में से 40 घटेगा कितना आएगा, 60। हमको क्या निकालना है, भुगतान में 5 रुपये के मूल्य के सिक्कों की संख्या कितना है। 5 रुपया वाला कितना माने थे, x, तो 4x बराबर आएगा 60 माइनस वाई। तो x का मान कितना आएगा, 60 माइनस वाई बटे में 4। समझिएगा 60 में 4 से भाग लगाएंगे, 60 में 4 से भाग लगाएंगे तो 15, और y में 4 से भाग लगाएंगे तो y बटे में 4। ये किसका मान आएगा, x का। यहां से क्या पता चला, x का जो मान आएगा वो 15 से कम ही होगा। तो न ये आंसर होगा, न ये आंसर होगा, न ये आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। 15 माइनस वाई बटे 4 है, 15 माइनस वाई बटे 4 है। इसका मतलब x का जो मान आएगा वो 15 से कम होगा, और आंसर कितना होगा, 13। आ जाते हैं हम अगला सवाल। यह एक एलिगेशन का सवाल लग रहा है। एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक 100 में से क्रमशः 75 और 80 है। अच्छा, लड़का का जो अंक है वो 75 है और लड़कियों के जो अंक है वो 80 है। यदि उस परीक्षा में सभी विद्यार्थी है, ये एलिगेशन है, सभी का, दोनों को मिलाने का औसत कितना है, 78 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। कुछ नहीं करते हैं, 75 और 78 का अंतर यहाँ 3 आएगा, 80 और 78 का अंतर 2 आएगा। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर। बहुत आसान से सवाल थे। आ जाते हैं हम अगले सवाल। एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योग समबाहु त्रिभुज में होता है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, आप जानते होंगे कि अगर कोई त्रिभुज समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो आप इसके बारे में क्या जानते हैं कि तीनों भुजा क्या होता है, बराबर। अगर ये ए है, ए है, ए है, अरे है समबाहु त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग दिया हुआ है, मतलब 2a बराबर कितना दिया है, 16। 2 से कटेगा ये 8 बार में, तो तीसरी भुजा तो a ही है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करिए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी सवाल के उत्तर हो। बहुत आसान से सवाल थे। राजेश को उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताब छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें से उसने ऑर्डर के 17/27 को 14 दिन में, अच्छा 34 दिन में, 17/27 काम को कितना दिन में किया, 34 दिन में किया। छपाई का पूरा मतलब पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो 17 दूना 34, तो 27 दूना कितना आएगा, 54 दिन। इस सवाल का उत्तर हो जाए। क्लियर है। देखिएगा, आप इस बात को कतई नहीं अस्वीकार कर सकते हैं
कि सर अगर एसएससी की तैयारी करनी है तो बिना एडवांस मैथ के होंगे। अगर आप इसमें सवाल देख रहे होंगे तो ये भी एडवांस मैथ का ही सवाल है। लगभग इसमें जो सवाल रहे हैं, ये भी आप कह सकते हैं एडवांस मैथ या सिंप्लीफिकेशन का सवाल कह सकते हैं। ये सवाल आपके एडवांस मैथ से है, ये सवाल आपके एडवांस मैथ से है, ये सवाल आपके एडवांस मैथ से है। मतलब अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसा कतई इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि बिना एडवांस के आपका बेड़ा पार लग जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। अगला जो हम कोई सवाल लेकर आएंगे, अगला जो हम कोई सेट लेकर आएंगे, वह बिहार के किसी एग्जाम से होगा। कोशिश करेंगे कि हम बिहार एसएससी का कोई एक सेट डिस्कस करें। कैसा लगा आपको यह वीडियो? 25 सवाल था, थोड़ा सा लेंदी बन गया होगा, पूरा देखिए। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम ऐसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।